नमस्कार। हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। संसद का बजट सत्र चल रहा है और देश के अंदर कई राजनीतिक गतिविधियां जारी हैं। देश के अंदर इस समय क्या उठापटक चल रही है, राजनीति किस तरफ जा रही है, सत्ता पक्ष और विपक्ष क्या कर रहे हैं और इनका देश की अर्थव्यवस्था पर, देश की राजनीति पर और समाज पर क्या असर पड़ेगा, इसकी समीक्षा करने के लिए डीवी लाइव पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। उस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। तो आइए सुनते हैं उस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश साभार। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी राय भी बताइए कि इस वीडियो पर आपकी क्या राय है और आप किस तरीके की परिचर्चा और क्या मुद्दे और चाहते हैं जिन पर आगे चर्चा की जाए। तो आइए सुनते हैं इस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश साभार। दोस्तों, दिल्ली का चुनाव जीतने के बाद मोदी तो विदेश रवाना हो गए हैं, लेकिन पीछे से बीजेपी कई मामलों में फंसी हुई दिख रही है। सबसे बड़ा मामला तो संविधान बदलने और बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान का ही है, जिस पर पिछले शीतकालीन सत्र यानी विंटर सेशन में बीजेपी विपक्ष के आगे पस्त हो गई और अब इस बार फिर वही हालात बन रहे हैं कि विपक्ष बीजेपी पर हावी हो गया है। दूसरी तरफ दिल्ली की जीत पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं और इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने आज चुनाव आयोग को ईवीएम का डेटा डिलीट न करने का जो निर्देश दिया है उसमें बीजेपी परेशान हो सकती है। आप जानते हैं कि विपक्ष ने हरियाणा, महाराष्ट्र और फिर दिल्ली या उससे पहले लोकसभा चुनाव जो हुए उसमें भी जब भी ईवीएम में छेड़छाड़ का मामला उठाया तो चुनाव आयोग की जगह बीजेपी अक्सर जवाब देती हुई दिखी कि विपक्ष हार स्वीकार नहीं कर रहा है और आरोप लगा रहा है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया है, जो आदेश दिया है, उसके बाद बीजेपी किस तरह चुनाव आयोग का बचाव करेगी यह देखना होगा। इधर संसद में भी बीजेपी संविधान बदलने की कोशिश में आज फिर फंस गई है। दरअसल बीजेपी के राज्यसभा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने संविधान की कॉपीज को, प्रतियों को लेकर और उससे इलस्ट्रेशन जो है उसमें उसको हटाए जाने का मुद्दा उठाया। जो चित्रकारी उसमें की गई है उसको हटाए जाने का मुद्दा उठाया। देखिए, ये बीजेपी के सांसद हैं। बीजेपी की इसमें कोशिश थी कि इसमें वो कांग्रेस को फंसाए, लेकिन वो खुद ही फंस गई है, क्योंकि फिर विपक्ष के सांसदों ने भी बताया कि संसद की तरफ से जो कॉपीज संविधान की उपलब्ध कराई जा रही हैं वो मूल प्रति के समान नहीं हैं। संविधान की कलाकृतियों को लेकर सभापति जगदीप धनखड़ ने लंबा चौड़ा भाषण दे दिया तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बता दिया कि बीजेपी जानबूझकर विवाद खड़ा कर रही है। संविधान बदलने के मुद्दे पर फिर समूचे विपक्ष ने आपत्ति जताई और नौबत वॉकआउट की हो गई। क्या कुछ कहा है, क्या कुछ हुआ है, जरा एक छोटा सा नमूना देखिए। मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हुए अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन उससे पहले जगदीप धनखड़ साहब लंबा चौड़ा भाषण दे दिए। जगदीप धनखड़ साहब कहीं से नजर नहीं आते हैं कि वो राज्यसभा में सभापति हैं और कहीं से नजर नहीं आते हैं कि वो देश के उपराष्ट्रपति हैं। सीधे सीधे वो बीजेपी के सदस्य नजर आते हैं और पार्टी लाइन से बाहर अभी तक जगदीप धनखड़ साहब नहीं निकल पाए हैं शायद। लेकिन सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जगदीप धनखड़ को यहां मल्लिकार्जुन खड़गे। सर प्लीज, मैं आप तो जो डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में यहाँ पर जो व्याख्यान हुआ, मैं समझता हूँ साहब ये अनावश्यक इसको उठा रहे हैं। और डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर ने जो कानून बनाया यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसको कंट्रोवर्सी में लाना चाहते हैं और उसको कंट्रोवर्सी में लाकर ये कहना चाहते हैं अंबेडकर जी की भावना को परिभाषित किया जा रहा है। अरे आप सुनिए तो सुनिए, अंबेडकर जी ने आप सुनिए तो सुनिए, आप सुनिए साहब, आप सुनिए, आश्चर्य है। नो आप सुनिए, ऐसा नहीं कर सकते। मैं बोल रहा हूँ, सुनिए आप सर। जब कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में इंप्लीमेंट हुआ उस वक्त बाबा साहब अंबेडकर भी जिंदा थे, जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे, सभी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे। तो उसमें कोई बदलाव उस वक्त आपको नहीं दिखा। और आपके जो मुखर्जी हैं वो भी थे, लेकिन आज आप नए नए शब्द आ रहे। कोई विक्रमादित्य की फोटो बोल रहा है, कोई कृष्ण की बोल रहा है,
वो कहाँ है संविधान में? मुझे बताइए। मैं भी संविधान देखा हूँ, पढ़ा हूँ, जो कुछ समझ में आता। आप तो एडवोकेट है साहब, मैं बताता हूँ। आप कभी देखे संविधान में कुछ बदलाव हुआ है? मैं बताता हूँ। और जो भी हुआ है वो कंसेंट से हुआ है, एक सेकंड, सदन के कंसेंट से हुआ है। माननीय सदस्य, एक सेकंड, ये ठीक नहीं है। आप अलाउ करके ये बात इसको कराना तो कंट्रोवर्सी करना, अंबेडकर को बदनाम करने की कोशिश करना बिल्कुल गलत है। तो देख लिया आपने, मल्लिकार्जुन खड़गे यहां अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे को कितनी देर तक स्क्रीन पर नहीं लाया गया यह भी आपने देख लिया। खैर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाद में एक ट्वीट करके बीजेपी की मंशा को जाहिर किया है। ट्वीट में उन्होंने क्या कुछ लिखा है, आइए जरा उसको देख लेते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे लिख रहे हैं, संविधान में जो 22 इलस्ट्रेशंस हैं वो महात्मा गांधी जी के कहने पर मशहूर चित्रकार नंदलाल बोस जी ने बनाए थे। चित्रों के साथ अद्भुत कैलीग्राफी का काम प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी द्वारा किया गया था, जिन्होंने भुगतान के बदले में नेहरू से पूछा कि क्या वो पांडुलिपि में उनके नाम पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। उस पर नेहरू जी सहमत हो गए। उनका उपनाम प्रेम पांडुलिपि के सभी पृष्ठों पर दिखाई देता है। संविधान हम भारत के लोग यानी वी द पीपल ने बनाया है, आम जनता की सहूलियत के लिए। जिन्होंने भी संविधान की प्रतियां छापी हैं उन्होंने कैलीग्राफी और इलस्ट्रेशंस के बजाय उसके मूल्यों को तवज्जो दी है। यही संविधान के रचनाकार हमारे महान पूर्वज भी चाहते थे, यही दशकों से चला आ रहा है। बाबा साहेब ने यह तक कहा था, इफ आई फाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग मिसयूज्ड आई शैल बी द फर्स्ट टू बर्न इट। यानी वे संविधान के मूल्यों को अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। मोदी सरकार ने पिछले 10.5 वर्षों में संविधान के हर मूल्य की धज्जियां उड़ाने का काम किया है। तभी लोकसभा चुनाव के दौरान जनता ने उन्हें सबक सिखाया और 400 पार से दूर रखा। इससे पहले हमने देखा कि भरी संसद में किस तरह गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब पर आपत्तिजनक टिप्पणी करके भारत के संविधान शिल्पी का अपमान किया था, इस देश के वंचितों का अपमान किया था। यह बात यहां पर लिख रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। खैर, इधर आज लोकसभा में अखिलेश यादव ने भी मोदी सरकार पर कई मुद्दों को लेकर जबरदस्त प्रहार किए। महाकुंभ में गड़बड़ी से लेकर हथकड़ियां पहनाकर भारतीयों की वापसी और किसानों की आय समेत कई मुद्दे अखिलेश यादव ने लोकसभा में उठाए। अखिलेश यादव का एक शानदार भाषण था आज लोकसभा में, आइए जरा सुनिए उसकी एक छोटी सी बानगी। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं कि अमेरिका जा रहे हैं तो पिछली बार हीरा लेकर के गए थे, इस बार सोने की जंजीर ले जाइएगा। जंजीर देखकर शायद उन्हें कोई और जंजीर याद आ जाए। और हो सभापति महोदय, हो सके तो कुछ बच्चे और महिलाओं को अपने साथ तो नहीं, किसी और जहाज में साथ लेते आएगा। वो जहाज भी तो भारत का ही होगा। जंजीर की बात क्यों कर रहे हैं? जंजीर की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी जो लोग आए थे वहां से, जो डिपोर्ट किए गए हिंदुस्तानी अमेरिका से, उनकी हाथों में हथकड़ियां थी, पैर जकड़े हुए थे, कमर में भी जंजीरें थी। इसलिए ये बात यहां रख रहे हैं कि हीरा तो आप लेके गए थे अमेरिका जब पिछली बार गए थे, लेकिन इस बार आप सोने की जंजीर लेके जाइए। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि जिन जगहों पर हाल ही में चुनाव हुए हैं उनके ईवीएम का डेटा चुनाव आयोग फिलहाल न मिटाए, न ही उसमें नया डेटा लोड करे। दरअसल एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक याचिका में मांग की गई थी कि ईवीएम की जली हुई यानी बर्न्ट मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर को इंजीनियर से सत्यापित किया जाए कि ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं हुई है, जिस पर सुनवाई के दौरान सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा है कि यह विरोधात्मक नहीं है, अगर यानी विरोध करने वाला नहीं है। अगर हारने वाला उम्मीदवार स्पष्टीकरण चाहता है तो इंजीनियर स्पष्टीकरण दे सकता है कि छेड़छाड़ नहीं हुई है। आपको बता दूं कि रिजल्ट पर संदेह या शक की स्थिति में ईवीएम के सत्यापन के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिकाओं पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने सुनवाई की थी, जिसमें यह
निर्देश दिया गया। आपको याद होगा कि हरियाणा चुनाव के बाद कांग्रेस ने ईवीएम की गड़बड़ी पर सवाल उठाए थे और फिर महाराष्ट्र चुनाव के बाद भी विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया और साथ ही वोटर लिस्ट अपडेट देने की मांग भी चुनाव आयोग से की। हाल ही में राहुल गांधी, सुप्रिया सुले और संजय राउत ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपको याद होगा। तब भी बीजेपी के लोग चुनाव आयोग का बचाव करते हुए दिखे थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को चुनाव आयोग को मानना होगा और ईवीएम का असली डेटा ही बरकरार रखना होगा और यह विपक्ष की बड़ी जीत कही जा सकती है। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश और दिया है, उसमें यह है कि साफ साफ आप अगर कोई रिकाउंटिंग या ऐसे डेटा को देखना चाहता है, रीवेरिफिकेशन चाहता है, तो इसकी जो आपने कीमत लगाई है 47,500 रुपए, उसको आप कम कीजिए। यह भी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अगली सुनवाई इसी मसले पे होगी, लेकिन 3 मार्च को होगी। वहीं संसद में भी बीजेपी आज संविधान के मुद्दे पर जिस तरह घिर गई है, उसके बाद यह जो सेशन है, सत्र के आने वाले दिनों में बीजेपी खुद को कैसे बचाएगी, यह देखना होगा। इधर राजस्थान, हरियाणा और कर्नाटक जैसे राज्यों में बीजेपी नेता अपनी ही पार्टी के खिलाफ जिस तरह खड़े हो रहे हैं, उससे भी जाहिर हो रहा है कि बीजेपी ऊपरी तौर पर कितनी भी मजबूत दिखे, अंदर से उसकी दरारें बढ़ रही हैं। तो आइए दोस्तों, क्या आज यह समझेंगे कि क्या मोदी अपने दरकते किले को बचा पाएंगे? संविधान बदलने के नाम पर कैसे भाजपा घिरी हुई है। चले थे कांग्रेस को घेरने और खुद घिर गए। ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, इन सब पे चर्चा करेंगे। आइए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 3 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। शकील अख्तर जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप तीनों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी, शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी और जो जुड़ने वाले उनका भी। कुछ साथी और जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत करता हूं। और सीधे शकील जी आपके पास आना चाहता हूं। सबसे पहले संविधान की बात करें, ईवीएम की बात भी करेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक चलेंगे, लेकिन संविधान पे आज मल्लिकार्जुन खड़गे बिल्कुल अलग प्रहार में नजर आए। और इधर धनखड़ साहब को क्या हो गया? क्या पार्टी लाइन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं वो? कांग्रेस संविधान के ऊपर जो है किसी भी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी इसीलिए हमेशा अपने हाथ में संविधान रखते हैं और उनका अपने हाथ में संविधान रखना, हर जगह संविधान की बात करना, यही बीजेपी को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत ही तेवर के साथ में ये बात बताई कि संविधान जो है वो बाबा साहब अंबेडकर ने जो बनाया था वही रहेगा और उसी को रहना चाहिए। लेकिन खड़गे जी उनकी बात लेकिन धनखड़ जी उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। वो कह रहे थे कि बाबा साहब अंबेडकर का कोई अपमान ही नहीं हुआ है, संविधान की कोई बात ही नहीं है। खड़गे जी यही बता रहे थे कि बीजेपी के सांसद ने जिस तरह से इलस्ट्रेशन के ऊपर सवाल उठाए हैं वो निहायत ही गलत हैं। वो गांधी जी के कहने पे बनाए गए थे। वो नंदलाल बोस बहुत बड़े चित्रकार थे, अंतरराष्ट्रीय फेम के चित्रकार थे। आज भी उनकी कलाकृतियां दुनिया में उनकी बहुत बड़ी डिमांड है। तो ये जो है संविधान पे सवाल इसीलिए बार बार उठाती है बीजेपी कि वो संविधान को आज तक जो है स्वीकार नहीं कर पाई है। खड़गे जी ये भी बताते हैं कि किस तरह से 47 के बाद से जब से संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हुई और 1950 में वो बना, भाजपा लगातार, उस समय आरएसएस थी, आरएसएस उसका संगठन हुआ करता था, आरएसएस उसकी मात्र संस्था थी, वो किस तरह से संविधान का विरोध करती रही है। तो संविधान के ऊपर कांग्रेस किसी भी तरह चुप नहीं बैठेगी। और आज ये बताइए शकील जी, हुआ क्या हुआ इतना, और फिर कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल वॉकआउट कर गए, और क्या लंबा चौड़ा भाषण था इनका? जरा धनखड़ साहब क्या कर रहे थे? और थोड़ा चूंकि आप थे इसलिए मैं आपसे समझना चाहता हूं सदन के अंदर जो चल रहा था। धनखड़ साहब बिल्कुल खड़गे जी को सुनना ही नहीं चाह रहे थे। धनखड़ साहब जो बात से पहले बीजेपी के सांसद कह गए थे उसी को अंतिम मान के कि ये इलस्ट्रेशन अब बदल देना चाहिए, इन इलस्ट्रेशन की जो जरूरत अब संविधान के अंदर जो मूल कॉपी है उसमें अब जरूरत नहीं है। धनखड़ जी यही, खड़गे जी यही कह रहे थे कि वो बदले नहीं जा सकते हैं, वो मूल चीज है। और इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि अगर संविधान अपनी भावनाओं के अनुरूप नहीं रहा तो मैं सबसे पहले उसको जलाने वालों में हूंगा। बर्न शब्द का उपयोग किया था उन्होंने, बहुत खतरनाक शब्द का उपयोग किया था कि मैं संविधान को बंद कर दूंगा। तो धनखड़ जी जो है
वो तो संविधान के बारे में, अंबेडकर के बारे में, अंबानी के बारे में, अडानी के बारे में कुछ सुनना ही नहीं चाहते हैं। उन्होंने तो अपने आप का जो उनका एक मात्र जो उनकी महत्वाकांक्षा है, एकमात्र जो रास्ता है कि किसी भी तरह मोदी जी को खुश करना, और वो उसी लाइन पे पूरी की पूरी तरह चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो खड़गे जी ने उनकी कोई बात सुनी नहीं, और उन्होंने कहा कि जब इनका बोलने के लिए मुझे अलाउ कर चुके हैं, मैं नेता प्रतिपक्ष हूं, तो तेरी पूरी बात आपको सुनना पड़ेगी। दूसरी बात, आज जो है लोकसभा में बजट के ऊपर अखिलेश ने बहुत अच्छा बोला। उन्होंने भगदड़ के आंकड़े पेश करने की मांग करी। वो आपने उनकी बाइट सुनाई है कि सोने की जंजीर लेके जाना, वहां पे आप हीरा लेकर गए थे, और जो अब किसी आ रहे हैं उनको आप जंजीरों से बांध के अपने साथ ही लेके चले आना। उन्होंने खेती की बात करी, आवारा पशुओं की बात करी, जो प्रधानमंत्री ने पिछले विधानसभा चुनाव में कहा था कि मेरे पास इसका एक उपाय है, मैं करूंगा। उन्होंने कहा है वो उपाय। और उन्होंने सबसे बड़ी बात जो करी कि आप जो है कृषि के लिए क्या कर रहे हैं, किसानों के लिए क्या कर रहे हैं आप। आलू के दाम आज जमीन पे गिर गए हैं, किसान को कुछ नहीं मिल रहा है। इसी तरह मनीष तिवारी ने 7,25,000 लोग वहां पे अवैध प्रवासी हैं अमेरिका के अनुसार, उन्होंने कहा, और उनमें से उन्होंने कुछ लोगों को वापस डिपोर्ट करने की तैयारी कर दी है। मनीष का सवाल था क्या वो हथकड़ी बेड़ी के साथ आएंगे। तो आज जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह कांग्रेस ने जो है बड़े महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। और एक इसके साथ और बता दें, क्योंकि नीचे आपके यहां चल रहा है पश्चिम बंगाल की खबर की मनमता बनर्जी अकेले लड़ेगी, तो एक टीएमसी के लिए झटका है। अभिजीत मुखर्जी जो प्रणब मुखर्जी के बेटे थे, वो टीएमसी में चले गए थे, वह कल जो है वापस कांग्रेस में आ रहे हैं। ये कांग्रेस के लिए अच्छी बात है, क्योंकि उनकी जो बहन है शर्मिष्ठा मुखर्जी, वो पूरी तरह से मोदी जी के साथ हैं, मोदी जी की तारीफ करती हैं, और कांग्रेस पर जो चाहे वो आरोप लगा रही है। तो ऐसे में अभिजीत मुखर्जी का कांग्रेस में वापस आना अपने आप में एक बड़ा संकेत है। जी राजू जी, बिल्कुल बिल्कुल, अभिजीत मुखर्जी का वापस आना कांग्रेस पार्टी में यह बड़ा संकेत है। और आने वाले समय में पश्चिम बंगाल के चुनाव में तो अभी समय है, लेकिन उससे पहले बिहार का चुनाव होगा और अगले साल पश्चिम बंगाल का चुनाव होगा। इसी वक्त अगले साल जब हम चर्चा करेंगे तो शायद पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि असम में भी चुनाव है। मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है उस वक्त केरल में, तमिलनाडु में और गोवा में भी चुनाव होंगे। 5 राज्यों के चुनाव होंगे उस समय। बहुत ही मजेदार होगा अगला साल, यही महीना। लेकिन उससे पहले बिहार में जो कुछ होगा उस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। धीरे धीरे खबरें बिहार की तरफ शिफ्ट होंगी, यह भी तय मानिए। लेकिन उससे पहले संविधान को लेकर जो चर्चा लगातार हो रही है, और संविधान बदलने की बात कौन करता रहा, और फिर से, और अब जब 22 रजिस्ट्रेशन है उसमें उसको बदल दिया गया है, यह कहकर बीजेपी कैसे खुद फंस गई, और कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे ने दबोच लिया कहें तो संसद के अंदर, और वो भी आसंदी पर विराजमान सभापति जगदीप धनखड़, जो खुद को पार्टी लाइन से बाहर आज तक निकाल ही नहीं पाए हैं। पहले उनको सुनते एक बार फिर, और हमारे साथ 2 और वरिष्ठ साथी जुड़ गए हैं, प्रेम कुमार जी और प्रोफेसर रविकांत जी। आप दोनों का स्वागत है इस कार्यक्रम में। और जल्दी से सुनते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को, सीधा संविधान पर चर्चा और अपनी बात रख रहे हैं बहुत नाराजगी के साथ। सर प्लीज, मैं आप तो जो डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में यहाँ पर जो व्याख्यान हुआ, मैं समझता हूँ साहब ये अनावश्यक इसको उठा रहे हैं। और डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर ने जो कानून बनाया, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसको कंट्रोवर्सी में लाना चाहते हैं, और उसको कंट्रोवर्सी में लाकर ये कहना चाहते हैं माननीय प्रतिपक्ष जी, अंबेडकर जी की भावना को परिभाषित किया जा रहा है। अरे आप सुनिए तो सुनिए, अंबेडकर जी ने आप सुनिए तो जमीनी आप सुनिए साहब, आप सुनिए, आश्चर्य है। नो आप सुनिए, ऐसा नहीं कर सकते, मैं बोल रहा हूँ, सुनिए आप। सर, जब कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में इंप्लीमेंट हुआ, उस वक्त बाबा साहब अंबेडकर भी जिंदा थे, जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे, सभी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे। तो उसमें कोई बदलाव उस वक्त आपको नहीं दिखा। और आपके जो मुखर्जी हैं वो भी थे, लेकिन आज आप नए नए शब्द आ रहे।
कोई विक्रमादित्य की फोटो बोल रहा है, कोई कृष्ण की बोल रहा है, वो कहाँ है संविधान में? मुझे बताइए। मैं भी संविधान देखा हूँ, पढ़ा हूँ, जो कुछ समझ में आता। आप तो एडवोकेट है साहब, मैं बताता हूँ। आप कभी देखे संविधान में कुछ बदलाव हुआ है? मैं बताता हूँ। और जो भी हुआ है वो कंसेंट से हुआ है, एक सेकंड, सदन के कंसेंट से हुआ है। माननीय सदस्य, एक सेकंड, ये ठीक नहीं है। आप अलाउ करके ये बात इसको बढ़ाना तो कंट्रोवर्सी करना, अंबेडकर को बदनाम करने की कोशिश करना बिल्कुल गलत है। खड़गे साहब बिल्कुल नहीं रुके और रुकना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि उससे पहले जो बातें यहां जगदीप धनखड़ कह रहे थे वो बातें पच नहीं रही थी और इसके बाद हंगामा हुआ। जगदीप धनखड़ अपने हिसाब से अपने अंदाज में बात रखते हैं, वहां पे सुनते नहीं हैं, बिल्कुल सत्ता पक्ष का साथ देते हुए नजर आते हैं, तो वही करते हुए यहां दिखे और फिर मल्लिकार्जुन खड़गे सहित तमाम विपक्षी दल के नेता बाहर आ गए, यानी वो साफ साफ वॉकआउट कर गए। हमारे दो साथी प्रेम कुमार जी और प्रोफेसर रविकांत जी भी बने हुए हैं। प्रेम कुमार जी, आपके पास आना चाहता हूं जरा जल्दी से। इस मसले पे क्या कहेंगे आप? संविधान बदलने की, प्रेम कुमार जी, संविधान बदलने चली भाजपा और आरोप लगा रही है भाजपा जो है कांग्रेस पे, दबोच लिए सीधा सीधा मल्लिकार्जुन खड़गे। उसके बाद उन्होंने सारी चीजें और कह रहे हैं कि आप इसमें बता रहे हैं इस चित्र में विक्रमादित्य हैं, इस चित्र में कृष्ण हैं, आप दिखा दो। और इनका कहना है कांग्रेस पार्टी का कि जो दिया जा रहा है, जो संविधान की कॉपियां दी जा रही हैं, अब वो कॉपी ओरिजिनल नहीं है। जी जी, शुक्रिया राजीव जी। ये संविधान को लेकर के लगातार सरकार घिरती रही है। संविधान की जो डुप्लीकेट कॉपी है, ये कॉपी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बटी है, ये कॉपी उड़ीसा के विधानसभा में बटी है और उसमें धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद इन सारे शब्दों से कॉम्प्रोमाइज किया गया है, हटाया गया है, नहीं है उसमें। और इसको लेकर के बहुत हंगामा हुआ है, उड़ीसा की विधानसभा में भी हुआ था और उत्तर प्रदेश में भी उठे थे सवाल। अब इस प्रश्न को राष्ट्रीय सदन में, देश की सर्वोच्च सदन में ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे जी उठा रहे हैं। हमेशा सरकार इस बात से मना कर रही है कि वो संविधान बदलना नहीं चाहती, लेकिन व्यवहार में ये दिखता है कि वो संविधान ही बदलना चाहती है। और इसी के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने वो तमाम उदाहरण दिए, अपने भी बाइट भी दिखलाई और ये बताया कि संविधान बदलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अफसोस की बात है कि आवाज दबाई जा रही है। सदन जो है, स्पीकर जो चेयर पर बैठे हैं पीठासीन, वो कह रहे हैं, मान ही नहीं रही हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात को ही नहीं मान रहे हैं, सिरे से खारिज कर रहे हैं। जबकि ये प्रश्न किसी के खारिज करने से खारिज नहीं हो जाता। अब इन बातों की, उन उदाहरणों को कोई बदल सकता है क्या कि जो यूपी और उड़ीसा का हमने उदाहरण दिया? तो ये एक सच्चाई है जिस पर कहा जा रहा है, बताया जा रहा है और हर स्तर पर ये संविधान को की अनदेखी करना लगातार दिखता रहा है, जिस पर कांग्रेस बात उठाती रही। अब आज जैसे आप खबर भी चला रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है चुनाव प्रक्रिया को लेकर के जो बात उठाई है, ये बात भी तो संविधान का मखौल उड़ाना ही जैसा है कि सुप्रीम कोर्ट एक फैसला दे चुका कि भाई आपको ईवीएम की गिनती, ईवीएम से जब भी सवाल उठेंगे तो बर्न्ट मेमोरी जो है उसकी जांच करने का अधिकार उम्मीदवार को देना है और वो पैसा जमा करेंगे और वो आप गिनती कराएंगे। लेकिन चुनाव आयोग ने दरकिनार कर दिया, एसओपी में उस बात का जिक्र नहीं किया और जब प्रत्याशी जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हवाले से तो उनको मॉक पोल और उनको ईवीएम दिखाया जा रहा है। तो ये भी क्या है, संविधान पर ही चोट है कि संविधान ने जिस चुनाव आयोग को बनाया और लोकतंत्र को चलाने की जिम्मेदारी दी, चुनाव आयोग उससे पीछे हट रहा है। और इसको लेकर के राहुल गांधी ने जो लगातार सवाल उठाए कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में मैं क्या करूंगा, मेरी जरूरत क्या है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी मिलकर तय कर लें। तो ये प्रश्न
सारे प्रश्न जुड़ते हैं, संविधान से जुड़ते हैं, चाहे वो देश में बराबरी का सवाल हो, चाहे वो संविधान के पन्नों को, शब्दों को मिटाने का सवाल हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पालन नहीं करने के प्रश्न हो। इन सारे प्रश्नों पर सरकार घिरती नजर आ रही है। सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, वो जवाब नहीं दे पा रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जवाब सरकार आखिर क्यों नहीं दे पा रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। जरा प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहता हूं। प्रशांत जी, इधर संविधान पे चर्चा, उधर सुप्रीम कोर्ट ईवीएम पर गला दबाने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अगर और इतना ही नहीं, 47,500, जहां तक मुझे ध्यान है, हो सकता है कि ऊपर नीचे हो, 47,500 रुपए पर वेरिफिकेशन। अगर आप 20 अलग अलग ईवीएम के वेरिफिकेशन के लिए कह दें तो 47,500 मल्टीप्लाई इंटू 20 हो जाता है। कैंडिडेट एक तो पहले बेचारा हार गया, दूसरे तीसरे नंबर पे आ गया, और उसके बाद आप इतने पैसे ले रहे हो। फिर कोई गारंटी नहीं, उसमें कहा गया है कि अगर आपकी बात सही रही तो फिर वो पैसे आपको वापस हो जाएंगे, सही नहीं रही तो पैसा जमा हो जाएगा। तो लेकिन ये पैसा ये तय किसने किया? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। आखिर इतनी बड़ी रकम क्यों तय की, यह भी एक सवाल उठता है। तो एक इस पे भी बात है। दूसरी बात है, ईवीएम के जो डेटा हैं उसको पहले भी कहा गया था, 23 मार्च 2024 को यह आदेश हुआ था कि डाटा आप रखेंगे, उसके बाद भी आपने नहीं रखा। अब फिर से निर्देश दिया गया है, 3 तारीख को सुनवाई है, तो सुप्रीम कोर्ट में मामला, दूसरा संविधान का मामला, देश के सबसे बड़े कोर्ट जो संसद कहलाता है, उसमें आखिर चल क्या रहा है? प्रशांत जी, संविधान की बात से बात शुरू करते हैं राजीव जी, क्योंकि संविधान को लेकर बीजेपी बहुत डिफेंसिव है और वो किसी ना किसी ढंग से विवाद करना चाहती है। आज जो विवाद वहां पहुंचा है इलस्ट्रेशंस का, ये फेक न्यूज बहुत समय से घूम रही है इंटरनेट पे और कई बार इसका क्लैरिफिकेशन आ चुका है। 2-3 बातें बड़ी स्पष्ट हैं। एक कि देखिए, जो इलस्ट्रेशंस हैं इनको संविधान सभा ने नहीं पास किया था, ये तो बाद में बनाए गए हैं। और उन इलस्ट्रेशंस में क्या है, उसमें रामायण के बारे में है, उसमें गीता के बारे में है, उसमें बुद्ध जब पहला उपदेश दे रहे हैं अपने शिष्यों को वो है, उसमें गुरु गोविंद सिंह है, उसमें अकबर का कोट दिखाया गया है, बहुत सारे भारतीय और हड़प्पा यानी सिंधु घाटी सभ्यता के सील्स है, उसमें तमाम भारतीय जो इतिहास है उसकी एक झलक है। और वो संविधान की मूल कॉपी जहां धनखड़ साहब बैठे उससे कुछ ही दूरी पर पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में रखी हुई है और जिसको प्रिजर्व करने का काम CSIR ने किया है, वो मूल कॉपी वहां है। अब सवाल यह है कि प्रिंटिंग के लिए पेपर कम लगे, प्रिंटिंग कैसे करनी है, वो एक अलग सवाल है। बिना मतलब का एक विवाद है और उसमें धनखड़ जी को जानकारी, धनखड़ जी सुप्रीम कोर्ट के वकील रह चुके हैं, अगर और पार्लियामेंट में सभापति हैं जी, उनको अगर ये नहीं मालूम है या उसको इग्नोर कर रहे हैं कि पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में ही वो मूल कॉपी रखी हुई है शीशे के केस में जी, तो वो फिर इसको इग्नोर कर रहे हैं और ये जानबूझ के ऐसा काम कर रहे हैं। बड़ी अजीब स्थिति है। सरकार पर आरोप लगता है तो जगदीप धनखड़ जवाब देने आते हैं, चुनाव आयोग पे आरोप लगता है तो बीजेपी के प्रवक्ता जवाब देने आते हैं। मतलब अजीब सा, जिसको कहा जाए कि अंधेर नगरी चौपट राजा की कहानी चल रही है इस देश में। अजीब हाल है जी। संस्थाओं का जिस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है, जगदीप धनखड़ ही जिस आसन पर बैठे हैं और जिस तरीके से उनका कॉन्डक्ट है, व्यवहार है नेता प्रतिपक्ष के ऊपर, वही संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है। उसके इलस्ट्रेशन का क्या करेंगे आप? संविधान में जो लिखा उसका तो पालन कीजिए। बिल्कुल। अगर इलेक्शन कमीशन जो संविधान के आर्टिकल 348 के तहत बना है, वो अगर अपना काम संवैधानिक तरीके से नहीं कर रहा है तो संविधान की अवहेलना है। धनखड़ साहब जब पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे तो क्या वो संवैधानिक तरीके से
गवर्नरशिप चला रहे थे, वो संविधान की अवहेलना है। या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर ये कहे कि फैसला लिखने की प्रेरणा उसको संविधान से नहीं, उसको सीधे भगवान राम से मिली है, तो ये संविधान की मूल भावना का अपमान है। बिल्कुल। तो संविधान को लेकर बीजेपी परेशान है। वो चाहते हैं कि विवादों में रहे और लोगों में एक जनमत जो है वो तैयार करने की एक कोशिश की जा रही है कि ये संविधान को बदला जाए। ये इसमें चुनाव भी हार गए, मेजॉरिटी नहीं आई, 300 पार नहीं हुआ, उसके बावजूद वो इरादा संविधान को विवाद में खड़ा करने का बना हुआ है। अब जो बात है इलेक्शन कमीशन की, ईवीएम की और सुप्रीम कोर्ट की, अभी आप चर्चा कर रहे थे कि 45,000 47,000 जितने भी पैसे पे वो ईवीएम के इंस्पेक्शन की बात हुई है। वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कॉस्ट लगा दे। कॉस्ट क्यों लगाई जाती है कि नॉन सीरियस लोग उसको ना मांगने लग जाए, तो थोड़ी एक टोकन प्राइस लगाई जाती है जी। जैसे किसी पार्क में 15 रुपए की एंट्री फीस होती है कि सब लोग ना चले जाएं। तो अब वो टोकन मनी होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, जो 45,000 या 40,000 रुपए देकर इंस्पेक्शन हो रहा है ईवीएम का, वो पोलिंग डेटा का इंस्पेक्शन नहीं है, वो मॉक पोलिंग कराएंगे। वो मॉक पोलिंग को बताएंगे, मॉक पोलिंग से दिखाएंगे कि देखिए ईवीएम में जो डेटा डाला गया वो निकला, जो पोलिंग शुरू होने के पहले हर पोलिंग बूथ में होती है। तो यानी कोई हारा हुआ कैंडिडेट अब वो ईवीएम जो उसके यहाँ डिप्लॉय थी या नहीं थी, उसको उसकी मॉक पोलिंग कराने के लिए 40,000 रुपए देगा। ये राजीव कुमार कर गए। इसी पे सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है और ये भी कहा है कि इसके पैसे भी कम करवाएंगे। तो इलेक्शन प्रोसेस को लेकर बल्कि सुप्रीम कोर्ट को इसका दायरा बढ़ाना चाहिए, इस पिटीशन का, एडीआर की पिटीशन का, कि पूरे इलेक्शन प्रोसेस को सुप्रीम कोर्ट री एग्जामिन करे। इलेक्टोरल रोल के मामले पर इलेक्टोरल रोल का ऑडिट कैसे हो, और वो ऑडिट में अगर गड़बड़ पाया जाता है तो क्या हो। इलेक्टोरल रोल का ऑडिट हो, ईवीएम का इंस्पेक्शन और उसका वेरिफिकेशन का एक सिस्टम होना चाहिए। और तीसरा, जो पैसे खर्चा है, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का मामला है, ये जो तमाम इलेक्टोरल रिफॉर्म से जुड़े मामले हैं, इन सबको क्लब करके सुप्रीम कोर्ट को लंबी इसमें सुनवाई करनी चाहिए, ताकि ये बड़े सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन वहां से आ सके। अगर देश में वो सरकार ही नहीं चुनी जा रही जिसको लोग वोट दे रहे हैं, तो ये संविधान की अवहेलना है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, संविधान की अवहेलना है। अगर आप सरकार, और उसमें भी एक तरफ सुप्रीम कोर्ट लगातार ईवीएम का मामला सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, और ये मामला भी है पहुंचा हुआ ऑलरेडी, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनकी नियुक्ति का मामला ये भी पहुंचा हुआ है। एक सीजेआई जो होते थे उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो जूरी के एक सदस्य होते थे, 3 सदस्यों में से एक, उनको हटाकर सरकार ने अपने किसी नुमाइंदे यानी कि मिनिस्टर को रख लिया है। अब वो हो सकता है कि नरेंद्र मोदी हो, उनके साथ में कानून मंत्री हो या गृह मंत्री हो, और साथ में नेता विपक्ष हो। 2 लोग नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह या कानून मंत्री, ये एक साथ हो गए तो अकेले राहुल गांधी क्या कर लेंगे। इसलिए इस बात को समझना होगा, और ये बात राहुल गांधी ने भी उठाई थी अभी अभी जब भाषण दे रहे थे वो इसमें संसद में। लेकिन उसके अलावा इधर चुनाव की प्रक्रिया और इसमें ईवीएम का मामला, ईवीएम घोटाला और साथ में वोटर लिस्ट घोटाला, ये दोनों पैरेलली है। अब इसको बीजेपी के सामने कितनी चुनौती, क्योंकि बीजेपी का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि बीजेपी बार बार आ जाती है जब भी ईवीएम की बात आती है, जब भी किसी वोटर लिस्ट की बात आती है, चुनाव में धांधली की बात आती है, चुनाव आयोग से पहले बीजेपी के जो नेता हैं वो आके खड़े हो जाते हैं, वो भाषण देने लगते हैं। तो ये इसके सामने कितनी मजबूती के साथ राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन के दूसरे नेता खड़े होते हैं, ये देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट भी आदेश बड़ा अजीब ढंग से दे रहा है। इस केस को आप लोगों को याद होगा
आप हमारे पांचों साथी, आप लोगों को याद होगा कि हम लोग डीबी लाइव के जरिए इसको बार बार अपने दर्शकों तक, साथियों तक पहुंचाने की कोशिश करते रहे, लाइव दिखाते रहे। प्रशांत जी, आपको भी याद होगा, अमलिंदु जी, खासकर आप दोनों को, क्योंकि हम लोगों ने इस केस को पूरा लाइव किया है, एक एक बारीकी को, जितनी चीजें वहां दलीलें जिस ढंग से पेश की गई सुप्रीम कोर्ट में, यही उस समय सीजेआई नहीं थे, ये बेंच के जस्टिस संजीव खन्ना उस समय होते थे, चीफ जस्टिस नहीं होते थे, और दीपांकर दत्ता, यही दोनों उस समय भी लोकसभा चुनाव से पहले इस केस को देख रहे थे। उस समय आपने आदेश क्या दिया, आज क्या दे रहे हैं? आखिर कोई एक ठीक ठाक आदेश जिसमें इतना हो कि ईवीएम के साथ कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है, नहीं हो सकती, वैसा आदेश क्यों नहीं आता? हालांकि अभी अगली सुनवाई बाकी है, लेकिन बहुत ही गोल मटोल यहां पर एक सेफ जोन दिखाई देता है। लेकिन दूसरी तरफ संविधान मामला भी इसी से जुड़ा हुआ है। ईवीएम में घोटाला कीजिए, संविधान को बदल डालिए, यही तो नारा था। अब की बार 400 पार, बदलेंगे संविधान। लेकिन संविधान के बारे में जो बातें बता रहे थे शुरुआत में शकील अख्तर जी, बहुत महत्वपूर्ण बात, जगदीप धनखड़ बुरी तरह से वहां हिल गए और मल्लिकार्जुन खड़गे ने बता दिया कि भले उम्र में मैं 83 साल का हो गया हूं, लेकिन आज भी नौजवानों से कम नहीं हूं और आपकी बात नहीं मानूंगा। प्रोफेसर रविकांत जी, क्या कहेंगे इधर संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक? देखिए राजीव जी, आज जो पार्लियामेंट में हम लोगों ने चर्चा सुनी, भारतीय जनता पार्टी अब अपना मुंह छुपा रही है बार बार, और जो उसके इरादे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी खासकर राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, वो लगातार इस बात को रेखांकित कर रहे हैं और पूरे देश को बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस संविधान को बदलना चाहते हैं। क्यों बदलना चाहते हैं, ये भी मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ये देश समझता है। क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्हें वर्ण व्यवस्था के आधार पर चलने वाला हिंदू धर्म चाहिए, समाज चाहिए, पराधीन महिलाएं चाहिए, ताकि वो कहें कि साहब 4 बच्चे पैदा करना है, मतलब महिलाओं को केवल बच्चा पैदा करने वाली मशीन बनाना है, उन्हें दहलीज के भीतर धकेलना है, दलितों को शिक्षा से विहीन करना है, नौकरी से बाहर कर देना है, पिछड़ों के साथ भी वही काम करना है। और जो नागपुर में बैठे हुए लोग हैं, जो पेशवाई लोग हैं, उनका एक छत्र साम्राज्य होगा देश में, वो ये चाहते हैं और इसीलिए बार बार मनुस्मृति की तारीफ करते हैं। अब जिस तरह से वो लगातार संविधान की अवहेलना कर रहे हैं, मैं एक बात जानना चाहता हूं राजीव जी, कि संविधान को आप, संविधान में जो बने हुए चित्र हैं उनसे परिभाषित करेंगे या संविधान के अनुच्छेदों से परिभाषित करेंगे? संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं, जो कानून बनाए गए हैं, उससे संविधान को परिभाषित करेंगे या संविधान में जो चित्र बने हैं? दरअसल जिस बात को राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि हमारा जो संविधान है वो केवल 1946 से 1949 के बीच की विरासत को ही रिप्रेजेंट नहीं करता है, बल्कि उसमें जो सदियों से विचार हैं, क्रांतिकारी विचार, जो मनुष्यता पर आधारित विचार हैं, वो संविधान में समाहित है। उसमें बुद्ध की शिक्षा है, बुद्ध का ज्ञान है, गुरु नानक के उपदेश हैं, उसमें कबीर, रैदास, दादू, इन सबके वो विवेक है, उनका ज्ञान है, वो पूरी विरासत भारत के संविधान में समाहित है। और जिसकी तरफ अभी इशारा हमारे पूर्व वक्ताओं ने किया कि उसमें चित्र भी है, और चित्र किस बात को पेश कर रहे हैं? हड़प्पा सभ्यता से लेकर के और भारत की जो आध्यात्मिक विरासत है और भारत के जो सिद्धांत है, जो मूल्य है, जिसने भारत को बनाया, और वो तमाम तरह के, उसमें अकबर का भी चित्र है, उसमें कृष्ण का भी है, राम का भी है। तो संपूर्ण भारत की विरासत वो उसमें समाहित है। उन चित्रों के जरिए पूरे इतिहास को दर्ज किया गया है, आध्यात्मिक परंपरा को भी, सामाजिक परंपरा को भी। लेकिन संविधान दरअसल विचारों को रिप्रेजेंट करता है, और संविधान के जो अनुच्छेद हैं
उसके जरिए ये देश संचालित हो रहा है। बाकी जो उसके चित्र हैं वो बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें लोगों की अपनी आस्था है, मान्यता है, वो उनको भी रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन संविधान दरअसल उसमें निहित अनुच्छेदों और उसमें जो दिए गए कानून है उनके जरिए परिभाषित होता है और वो अप्लाई होता है। आप हर चीज को, हर विचार को एक उसको आध्यात्मिक रूप देकर उस पर माला चढ़ाना चाहते हैं और खत्म करना चाहते हैं। यह बीजेपी आरएसएस की स्ट्रेटजी। वे संविधान को भी एक ऐसे ही पवित्र पुस्तक बना करके उस पर केवल फूल माला चढ़ाना चाहते हैं, जबकि संविधान एक जीवंत पुस्तक है जो लोगों के अधिकार को प्रोटेक्ट करती है, जो सदियों से दलित पिछड़े महिलाएं हैं उनको इंसान होने का दर्जा देती है और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देती है। बच्चों की शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इस सबका अधिकार देती है। और इसके अलावा धार्मिक स्वतंत्रता, भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकार, क्षेत्रीय अल्पसंख्यकों के अधिकार क्या नहीं है भारत के संविधान में। और इसीलिए दुनिया के बड़े बड़े संविधान वेत्ताओं ने, कानूनविदों ने इस बात को बड़े फक्र के साथ कहा कि भारत का संविधान अपने आप में अद्भुत है। वो सिर्फ विस्तृत संविधान ही नहीं है, बल्कि ग्रैनविल ऑस्टिन ने जब भारत के संविधान पर लंबा रिसर्च किया और वो किताब लिखी, भारतीय संविधान की रूपरेखा, ये हिंदी में किताब उपलब्ध है, अंग्रेजी में पहले आई थी, अनुवाद मैंने पढ़ा है। और ग्रैनविल ऑस्टिन भारत के संविधान के विषय में कहता है कि यह सामाजिक न्याय का दस्तावेज है, सदियों से प्रताड़ित समाजों के उत्थान का पूरा उसमें मौका है, अवसर है। जिन समाजों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, नौकरी का अधिकार नहीं था, उन्हें संविधान देता है। तो ये जो सामाजिक न्याय का दस्तावेज है, आप उसे केवल एक पवित्र पुस्तक बना करके उस पर फूलमाला चढ़ाना चाहते हैं, उसको डाइवर्ट करना चाहते हैं कि नहीं साहब इसमें तो ये फोटो है। अरे फोटो तो है, कौन मना कर रहा है कि नहीं है, लेकिन केवल उसी से नहीं वो परिभाषित होगा। वो केवल भारत के आध्यात्मिक और सामाजिक इतिहास को, राजनीतिक इतिहास को रेखांकित करती है वो तस्वीरें। असल में तो उसके अनुच्छेद है, विचार मायने रखते हैं, और ये वो है जो विचार को कुंद करना चाहते हैं। और सबसे अच्छा तरकीब तो वही है, बुद्ध को विष्णु का नवा अवतार बना दिया। अब वो बाबा साहब अंबेडकर को भी भगवान की श्रेणी में खड़ा करके उनके विचारों को खत्म करना चाहते हैं, संविधान के विचारों को खत्म करना चाहते हैं। जरूरत उस चीज की है जिसके बारे में लगातार राहुल गांधी कह रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं जी। आज समूचा विपक्ष जिस बात को कह रहा है, जो राइट्स हैं, जो अधिकार हैं, जो इस देश को संचालित करने के नियम है। और अब आपको क्या है, चाहे आप गवर्नर रहे हो, लोकसभा में स्पीकर हो, इसके पहले क्या थे, हो क्या रहा है। इसी देश में था कि जब पहले राष्ट्रपति सोमनाथ मंदिर के निर्माण, पुनर्निर्माण के अवसर पर वो जाना चाहते थे, तो नेहरू जी ने कहा कि आप व्यक्तिगत हैसियत से जा सकते हैं, राष्ट्रपति की हैसियत से नहीं, क्योंकि हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है। आज राष्ट्रपति जी के साथ क्या हो रहा है, उनको वो जा रही है स्नान करने के लिए, ठीक है, उनकी व्यक्तिगत आस्था हो सकती है, व्यक्तिगत उनका मामला है, लेकिन उनको टैग कैसे किया जा रहा है कि साहब हिंदू धर्म का उत्थान करने के लिए वो जाए। राष्ट्रपति तो इस देश का संवैधानिक प्रधान है और उसका काम है कि कहीं भी अन्याय हो रहा हो या संविधान के खिलाफ छेड़छाड़ हो रही हो, उसको प्रोटेक्ट करना, संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रखना। लेकिन तमाशा बनाना, मजाक बनाना, यह बीजेपी आरएसएस का खेल है, जिसको समूचा विपक्ष जानता है और इस देश के लोग भी जानते हैं। हो नहीं पाएगा, बाकी मंसूबे तो इनके पूरा देश जानता है। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, मंसूबा जो है वो पूरा देश जानता है। और नरेंद्र मोदी विदेश में हैं, उधर भी बहुत कुछ चल रहा है विदेश में,
उस पर चर्चा करेंगे, खूब चर्चा करेंगे। लेकिन इधर देश में जो चल रहा है, संसद से लेकर सड़क तक, सुप्रीम कोर्ट तक, उसकी आज चर्चा कर रहे हैं। संविधान के मामले पर आज बहुत ही टकराव की स्थिति इधर संसद भवन में, संसद के अंदर दिखाई दी, और उधर ईवीएम को लेकर सीधा एक आदेश, निर्देश है अभी वो आया सुप्रीम कोर्ट से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की तरफ से। 2 जजों की बेंच, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनके साथ दीपांकर दत्ता, वो सुनवाई कर रहे हैं ईवीएम को लेकर, चुनाव को लेकर। लेकिन चुनाव की धांधलियां, इस पे हम थोड़ा और चर्चा आगे बढ़ाएंगे। और बहुत कुछ है जो उसी पैटर्न पर, जिस पैटर्न पर हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक जो चुनावें और उसका रिजल्ट आया है, उसी पैटर्न पर क्या दिल्ली का चुनाव भी हुआ है, इसकी चर्चा थोड़ी सी छेड़ी थी कल प्रशांत टंडन जी ने। आज उसको भी थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। क्या इस हिसाब से यह मान लें कि बीजेपी जिस राज्य को जीतना चाहेगी वो जीत लेगी, यह माना जाए, या यहां निष्पक्ष चुनाव होगा, पारदर्शी तरीके से चुनाव होगा? सुप्रीम कोर्ट आखिर क्या कर रहा है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आखिर कर क्या रहा है? क्या वो भी एक टूल बन गया है सत्ता पक्ष का? ये सारे सवाल हैं और आम जनता के सवाल हैं, इसलिए यहां रख रहा हूं। लेकिन अमलेंदु जी, संसद से सुप्रीम कोर्ट तक आपकी प्रतिक्रिया? देखिए राजीव जी, एक तो जो सुप्रीम कोर्ट में मसला है, मुझे लगता है कि ये आगे बढ़ेगा और इस पर एक स्पष्ट आदेश आना चाहिए। अच्छी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की जिस बेंच ने पिछली बार आदेश दिया था, उस बेंच को हेड करने वाले जस्टिस संजीव खन्ना जो है वो इस समय सीबीआई है। हालांकि उनका समय थोड़ा कम है और थोड़े कम समय वो रहेंगे, लेकिन ये तब तक आ जाएगा। और मुझे लगता है कि इस पर तो स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए था कि चुनाव आयोग ने किस तरीके से ये पैसा इतना ज्यादा लगा दिया और कैसे उसने डाटा डिलीट कर दिया महाराष्ट्र के चुनाव में, राजीव जी, और हरियाणा के चुनाव में। चूंकि 2 याचिकाएं तो ऑलरेडी पहुंची हुई है सुप्रीम कोर्ट। ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की खुले तौर पर मानना है कि जब सुप्रीम कोर्ट आदेश दे चुका था कि आपको ना तो सिंबल लोडिंग यूनिट का डाटा डिलीट करना है, ना आपको वीवीपैट मशीन का डाटा डिलीट करना है, और ना आपको मशीनों का डाटा डिलीट करना है, और 45 दिनों तक उनको आपको सील बंद करके रखना है। ये साफ तौर पर आदेश था सुप्रीम कोर्ट का। तो आखिर वो आदेश क्यों नहीं माना गया और डाटा डिलीट करके, और फिर ये क्यों कहा गया जब लोगों ने रुपया जमा कर दिया, वो क्या शतकरण दलाल नाम है उनका, जो हरियाणा के हैं कांग्रेस के प्रत्याशी, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, उन्होंने पैसा जमा कर दिया, तो उनको कहा गया कि आपको मॉकपोल का डाटा जो है दिखाया जाएगा। अब वो डाटा तो हमने डिलीट कर दिया। इसी तरीके से महाराष्ट्र में राजीव जी, रोहित पवार ने 19.5 लाख रुपया जमा कर दिया जांच कराने के लिए, और उनसे भी कहा गया कि साहब वो मॉकपोल डाटा जो है वो आपको दिखाया जाएगा, और जबकि वो तो 7 दिन के अंदर ही पैसा जमा कर दिया गया, तो 7 दिन में ही आप इसका डाटा डिलीट कर दिया जब आप मॉकपोल का डाटा दिखा रहे हैं। तो ये तो खुले तौर पर धांधलियां है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। मुझे लगता है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट को, चुनाव आयोग के अधिकारियों को सजाएं देनी चाहिए, मुख्य चुनाव आयुक्त को भी, और जो बाकी 2 चुनाव आयुक्त हैं उनको भी बाकायदा कटघरे में खड़ा करके सजा की घोषणा करनी चाहिए कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की खुली खुली अवमानना है। अब अमलेंदु जी, ये तो एक संभावना, संदेह है, शक है, लेकिन जो बिल्कुल क्लियर कट था, आप याद कीजिए चंडीगढ़ में अनिल मसीह जो कैमरे में कैद हुआ था, बैलेट पेपर के साथ छेड़छाड़ करता हुआ कैमरे में कैद था। सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस समय थे डीवाई चंद्रचूड़, डांट फटकार लगाई, किनारे कर दिया। क्या हुआ अनिल मसीह का? प्रमोट हो गया उसी चंडीगढ़ में। तो इसलिए आप जो कह रहे हैं सख्त सजा होनी चाहिए, भरोसा किस पे आप करेंगे? सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा करेंगे, लेजिस्लेटिव पे, या इधर विधायिका और कार्यपालिका पे? ये जो तीनों पिलर हैं वो दरक रहे हैं। तकलीफ इस बात की है। और चौथा सो कॉल्ड मीडिया, वो कब का जा चुका है, खत्म हो चुका है। इसलिए तकलीफ है कि आखिर आप सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद कीजिए या वहां जगदीप धनखड़ साहब जो उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, क्या उम्मीद आप करेंगे जगदीप धनखड़ साहब अगर वो सत्ता पक्ष का हमेशा साथ देते हुए नजर आते हैं तो कम से कम उस कुर्सी पर बैठने के बाद आप संवैधानिक दायरे में हैं, आप संविधान की कसम खाए हुए हैं। इस चीज को आप भूल जाते हैं। आप उपराष्ट्रपति हैं, इस बात को आप भूल जाते हैं। आप सिर्फ, आपके सामने सिर्फ भाजपा का वो दोनों चश्मे में कमल दिखाई दे रहा है, वो भगवापन दिखाई दे रहा है आपको, और कुछ दिख नहीं रहा। ये बातें लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। लोग आके कहते हैं मुझसे कि राजीव जी ये बातें आप रखिए, इसलिए मैं रख रहा हूं। मैं उन लोगों की जुबान बन के यहां रख रहा हूं बातें। कैसे भरोसा किया जाए? भरोसे की बात, जी प्लीज। बात यहां पर यह है कि ये सुप्रीम कोर्ट की खुद की अवमानना चुनाव आयोग ने की है, इसलिए चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। बाकी अनिल मसीह का नहीं हुआ तो वहां तो क्लॉज निकाल लिया जाएगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट में जब बहस चल रही थी
और जस्टिस संजीव खन्ना ने ही पूछा था कि अगर कोई चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ इसमें अधिकारी या कर्मचारी या रिटर्निंग अफसर कोई गड़बड़ करता है उसके लिए सजा का क्या प्रावधान है, तो बताया गया कि सजा का कोई प्रावधान नहीं है, तो सजा होगी ही नहीं। ये मसला उठा था। तो या तो उस सजा को छोड़ दीजिए, या तो यह कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसकी अवहेलना कैसे की चुनाव आयोग ने। सुप्रीम कोर्ट को अपनी इज्जत बचानी चाहिए, हमारी नहीं, लोकतंत्र की भी नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट को जिंदा रहना है और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि वो एक संविधान का कस्टोडियन है, उसकी भी कोई इज्जत है, तो उसको अपनी इज्जत बचानी चाहिए और इसके लिए उसको जो है बुलाकर देना चाहिए। यहाँ चुनाव धारने की बात छोड़ दीजिए, यहाँ सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की गई है और सुप्रीम कोर्ट संज्ञान तो सुप्रीम कोर्ट लेगा ना भाई। आदेश दिया आपने, आदेश का अगर आदेश की अवहेलना हुई तो संज्ञान तो सुप्रीम कोर्ट लेगा। अनिल मसीह के साथ सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया ये तो पूछेगा, इस देश की जनता भी नहीं पूछती है। यही तो तकलीफ है। शकील अख्तर जी, शकील जी, आखिर पूछे कौन? सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं लेगा। आपने गलती की और आपको सजा की जगह पे आपको प्रमोट कर दिया गया, फिर आखिर होगा क्या? सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि 45 दिन तक आप ईवीएम के, वीवीपैट के और जितने भी जो 4 यूनिट हैं उन चारों यूनिट को आप सुरक्षित रखेंगे। पैसे 19 लाख, अभी बता रहे हैं अमलेंदु जी, 19 लाख रुपए जमा किया किसी ने महाराष्ट्र चुनाव के बाद कि मुझे रिकाउंटिंग चाहिए, ये डेटा दिखा दीजिए। वहां बताया जा रहा है कि ये तो ऑलरेडी हमने डिलीट कर दिया जी, आगे यूज कर दिया। फिर आदेश कहां गया फिर? और कैसे भरोसा करे, कैसे विश्वास करे? शकील जी। राजीव जी, इसीलिए आरटीआई में सिर्फ 10 रुपए फीस रखी गई थी। बड़ी से बड़ी जानकारी के लिए 10 रुपए। यही सवाल सबसे बड़ा है कि ये चुनाव आयोग ने इतनी बड़ी फीस 47,000 रुपए क्यों रखी हुई है? ये काम एक टोकन मनी में 5 रुपए में, 10 रुपए में होना चाहिए था। दूसरी बात, आप जो संवैधानिक संस्थाओं की बात कर रहे हैं वो बहुत सही बात है और मूल बात वही है, और राहुल गांधी इसी मूल बात को उठा रहे हैं। उन्होंने यही तो कहा था ना कि हमें जो है इंडियन स्टेट से भी लड़ना पड़ रहा है। इंडियन स्टेट मतलब ये सरकार और इसकी संस्थाएं, और इस संस्थाओं में क्या है? इसमें जुडिशरी भी है, इसमें न्यायपालिका के साथ मीडिया भी है, इसमें कार्यपालिका भी है, और इसमें विधायिका का जो रूप आप देख रहे हैं जिसमें जो है चेयर जो है जिस तरह का व्यवहार कर रही है वो भी है। इसीलिए आज की तारीख में जब ये बात कही जाती है तो लोग इस पर विश्वास करते हैं। वोटों में वो उतनी तब्दील हो पाए या न हो पाए वो अलग बात है कि एक अकेला राहुल गांधी ही इन सारी चीजों के सामने मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। आज राहुल गांधी इसीलिए हर जगह संविधान की प्रति साथ लेके जाते हैं और बताते हैं। आज क्यों ये सवाल उठाया जा रहा है? संविधान की प्रति जो आज नड्डा जी ने दिखाई, और वो इतनी बड़ी है, उसका साइज इतना बड़ा है, जो मूल प्रति है कि उसको 2 आदमी उठा नहीं सकते, तो वो आप कहां लेके जाएंगे, कहां रखेंगे? तो जाहिर है कि छाप के पढ़ाने के लिए, दिखाने के लिए वो छोटी प्रति नहीं उपलब्ध होगा। अभी एक दिन आपको हमने इसी प्रोग्राम में दिखाया था, जो हमारे पास प्रति है वो राहुल गांधी की प्रति से अलग है, और भी कई लोगों के पास होगी, वो उस प्रति से अलग है। संविधान की मेरे टेबल पे अभी इस वक्त भी 2 प्रतियां हैं। एक देखिए, ये एक हिंदी में है, ये हिंदी में है संविधान, और एक ये राहुल गांधी जो दिखाते हैं ये है, ये प्रति। ये 2 संविधान, एक हिंदी एक इंग्लिश में खुद लेके बैठता हूं जब भी। ये 2 प्रतियां हैं, तो अलग अलग तो हैं भाई, लेकिन संविधान के जो आर्टिकल्स हैं, इसके अलावा 2 और भी हैं जो मूल प्रति की तरह बिल्कुल हैं। तो संविधान के जो आर्टिकल्स हैं, वो आर्टिकल्स तो कुछ कोई भी आप छाप लीजिए, आर्टिकल्स तो सब वही हैं। बात कलाकारी चित्रकारी की है, लेकिन बात कलाकारी चित्रकारी से देश नहीं चलता है। देश चलेगा संविधान के आर्टिकल्स से। आर्टिकल भी वही है, सारे अनुच्छेद भी जो है वो है उसके अंदर, भाषा भी वही है। फर्क सिर्फ इतना है कि लेटर कहीं बड़े हैं, लेटर कहीं छोटे हैं। जो अक्षर हैं बड़े और छोटे, इससे ज्यादा कहीं कोई फर्क कर ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि वो कानूनी मामला हो जाएगा, संविधान में कोई परिवर्तन कर ही नहीं सकता है। इसीलिए बीजेपी को सबसे बड़ी तकलीफ है कि राहुल जो है संविधान का मुद्दा क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, और राहुल संविधान के मुद्दे के साथ ये बात बड़ा साफ साफ कह रहे हैं
कि देश की जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं सब पे नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। और जब तक ये कब्जा कर लिया है तब तक जो है हमारी लड़ाई मुश्किल से और ज्यादा मुश्किल होती चली जा रही है। लेकिन बावजूद इसके वो अकेला शख्स जो है इस लड़ाई को लड़ रहा है। आप देखिए कि अभी जो दिल्ली में चुनाव हुआ उसमें तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं कि साहब कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी हार गई, अगर कांग्रेस नहीं लड़ती तो आम आदमी पार्टी जीत जाती। ये एक और एक दो का मामला नहीं होता है। आम आदमी पार्टी इसलिए हारी कि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की कार्बन कॉपी होने की कोशिश करी पूरी की पूरी। आम आदमी पार्टी पूरी की तरह बीजेपी बन गई थी तो लोगों ने मूल प्रति को ज्यादा पसंद किया। कांग्रेस को तो अपनी जगह वापस लेना थी और इसलिए कांग्रेस लड़ी। कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है, कांग्रेस के लड़ने से अगर कोई जीतता या हारता तो कांग्रेस खुद ना जीत जाती। तो ये चीजें इतनी सरल नहीं है। लेकिन मूल मुद्दा जो संवैधानिक संस्थाओं का है, जो आप बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या कह रहा है, अनिल मसीह का क्या सवाल है, ये बड़ा सवाल है। अनिल मसीह के सवाल की जवाब सुप्रीम कोर्ट को ही देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए कि उसी ने उनके ऊपर टिप्पणी की थी और इसको संविधान का, कानून का सबसे बड़ी हत्या बताया था उन्होंने उस वक्त। लेकिन अनिल मसीह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, वो आदमी जेल तक नहीं गया है। और इसलिए जो है चुनाव आयोग अपनी मनमानी कर रहा है, लेकिन ये हमेशा चलने वाला नहीं है। देखिए राहुल गांधी के साथ लोग अभी कम आ रहे हों, लेकिन लोग लगातार जुड़ रहे हैं, उनकी बातों से जुड़ रहे हैं। अभी उन्होंने दलित सम्मेलन किया, जगह जगह वो संविधान सम्मेलन कर रहे हैं, वहां लोग आ रहे हैं, लोग बात सुन रहे हैं। और एक बात और कहें हम आपसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस से अमेरिका पहुंचने वाले हैं। वहां ये बहुत बड़ा मुद्दा है, अभी आप कह रहे थे। भारत के जो विदेश सेवा के लोग हैं उन्होंने भी ये सवाल उठाना शुरू कर दिया है और ये भारत सरकार के लिए बहुत मुश्किल है। देखिए लोग चुप नहीं रहते, डर है, भय है। राहुल यही कहते हैं कि डरो मत, लेकिन डर है। लोग बोल रहे हैं, धीरे बोल रहे हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री, वर्तमान विदेश सचिव, उन्होंने भी धीरे से कहा कि जो हथकड़ी और बेड़ी डाल के लोग आए हैं उन पर जो सवाल उठ रहे हैं वो गलत तो नहीं है। ये विक्रम मिस्त्री बोल दिए जी। और राजीव डोगरा एक बहुत सीनियर आईएएफ ऑफिसर रहे हैं, वो वहां भी राजदूत रहे हैं और यूएन में भी रहे हैं। उन्होंने भी यही सवाल किया कि मेरे 50 साल का मेरा अनुभव है, 50 साल में मैंने कभी नहीं देखा कि हथकड़ी बेड़ी डाल के कोई लाया गया हो। और साथ में यह भी कहा कि सैनिक विमान में भी कभी कोई नहीं आया। इस सैनिक विमान की जरूरत क्या है? ये दहशत पैदा करने के लिए है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी सवाल उठाया और कांग्रेस ने आज बड़ा सीधा सवाल किया है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जब ट्रंप से मिलेंगे, अमेरिकी राष्ट्रपति से, माय डियर फ्रेंड से, तो वो विरोध प्रकट करेंगे अपना कि मेरे भारतीयों को क्यों हथकड़ी बेड़ी डालकर यहां पे लाया गया। और अगले जो डिपोर्ट होने वाले हैं वो आइडेंटिफाई हो गए हैं, वो आने वाले हैं, वो किस तरह आएंगे? क्या उसके लिए भारत सरकार अपना जहाज पहुंचाने जा रही है? 7,25,000 आज मनीष तिवारी ने फिर बोला लोकसभा के अंदर कि 7,25,000 है ये संख्या। क्या करेंगे? अगर भारत ने इस सवाल को मजबूती के साथ नहीं उठाया तो भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह ढह जाएगी। और दूसरी बात ये और बात बता दें आपको मालूम ही होगा, ये तो खैर आप फॉलो करते हैं इसको, कि शेयर बाजार जिस तरह लगातार गिर रहा है उसका एक बड़ा कारण जो है वो यही बताया जा रहा है कि अमेरिका से अगर इतना भारतीय वापस आ गया तो डॉलर का आना तो रुकेगा ही, जो पैसा कमा के पहुंचाते थे। दूसरा, यहां पे नौकरियों की मारामारी और बहुत बुरी तरह शुरू होगी और ये जो है शेयर बाजार कहां जाके रुकेगा? और सिर्फ शेयर बाजार ही नहीं रुकेगा, ये आर्थिक मंदी जो है जिसको ये छुपा रहे हैं वो सतह पे आ जाएगी। जी राजीव जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लगातार पिछले एक सप्ताह से शेयर बाजार गिर रहा है। 18 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है मार्केट से इन्वेस्टर्स के। 18 लाख करोड़ रुपए छोटी मोटी रकम नहीं है, लेकिन गिर रहा है शेयर मार्केट, किसी को चिंता नहीं। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के जो जिगरी यार हैं, दोस्त हैं, उनको फायदा हो गया है वहां अमेरिका में। आप जानते हैं नाम है अदानी, और उनको एक फायदा है। फायदा यह है कि उनके ऊपर जो केस चल रहा था उस पर अभी रोक लगा दी गई है। तो ये अदानी साहब के लिए फायदे, और नरेंद्र मोदी जाएंगे तो फायदा तो कुछ होगा ही। शेयर मार्केट की बात हो, व्यापार की बात हो, इन सब की बात ही तो है यहां पे। उसके अलावा आपकी हमारी बात थोड़ी होती है। प्रशांत टंडन जी, यहां पर सीधा सीधा है कि चलो अब मणिपुर में
राष्ट्रपति शासन लगने जा रहा है, सूत्र यही बता रहे हैं, क्योंकि अभी विधानसभा सत्र की शुरुआत होनी थी, उसको रद्द कर दिया गया है। सो भाई, सीएम अगर एक ने इस्तीफा दिया, दूसरे सीएम को आप अपॉइंट कर लो, लेकिन आप विधानसभा के सत्र को रद्द कर रहे हैं। राज्यपाल महोदय ने वहां नोटिस जारी, ऑर्डर जारी कर दिया। तो चल क्या रहा, कोई बोलने वाला नहीं है। इस देश में आने वाले समय में और भी कुछ, और जहां तक दिल्ली चुनाव की बात है, दिल्ली चुनाव के आंकड़े कल आप बता रहे थे प्रशांत जी कि 2020 से 2024 के बीच 4,16,000 वोटर्स बढ़ते हैं, और 2024 लोकसभा चुनाव से 2025 विधानसभा के बीच 3,99,000, लगभग 4 लाख वोटर बढ़ जाते हैं। उसमें अरविंद केजरीवाल के जो विधानसभा क्षेत्र है वहां 17,000 वोटर, जहां तक मुझे ध्यान है 17,000 या 37,000 वोटर्स, 37,000 वोटर्स कम हो जाते हैं। ये चल क्या रहा है? और उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी आते हैं, सबसे पहले हार स्वीकार कर लेते हैं। यह भी समझ में नहीं आता है। फिर जीरो पे आउट, तीसरी जीरो की हैट्रिक बनाने वाली कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं हार स्वीकार करेगी? जब एक बड़ी पार्टी जो सत्ता पे थी, 3 बार से मुख्यमंत्री थे, चौथी बार मुख्यमंत्री बनते अरविंद केजरीवाल, अगर मुख्यमंत्री जीतते तो वही पहले हार मान रहे हैं। तो आखिर चल क्या रहा है, इसके तह में जाने की जरूरत है। और ये विपक्ष के लोगों को राहुल गांधी से उम्मीद है, क्योंकि राहुल गांधी ये काम कर रहे हैं, नहीं डरते हैं, डरो मत का नारा देते हैं, इसलिए थोड़ी उम्मीद है। बाकी किसी भी दल के, मैं यहां खुले तौर पे कह रहा हूं कि राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के भी कई नेताओं पे मुझे पर्सनली भरोसा नहीं है, और न ही दूसरे दलों के किसी नेता पे भरोसा है। एक उधर आरजेडी के नेता लालू प्रसाद यादव, जो कहीं सरेंडर नहीं किया, उन पे थोड़ा बहुत आप भरोसा कर सकते हैं, उसके अलावा आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। प्रशांत टंडन जी। जी देखिए, एक तो पहली बात कि अडानी को ये फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट में राहत है या नहीं है, ये एक सवाल है अभी भी, क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है उनके ऊपर जो मुकदमे हैं वो वहाँ का जो इक्विटी कमीशन है, सिक्योरिटी एंड इक्विटी कमीशन, उसने है, और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने वो दिया। तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इस एक्ट के दायरे में नहीं आता, खैर वो अलग बात है। तो दूसरी जो कल मैंने चर्चा की थी कि 25% जो है वो स्टील और एल्युमिनियम पे टैक्स ड्यूटी लगाने का वो कर रहा है ट्रम्प सरकार। अब वो फॉर्मल हो गया है, वो बाकायदा उसने थ्रेट किया है उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने। तो मोदी जी की यात्रा तो बहुत ही मुश्किल है इस वक्त उनकी, कि क्या क्या चीजें उनको नेगोशिएट करनी है। और वहीं पे अब जैसे कल भी मैंने चर्चा की थी कि मणिपुर का जो मामला है, वहाँ पे फेथ एडवाइजर अपॉइंट हो गई है, पेस्टर है वो, और वहाँ पे उनका इनपुट होगा। वो बहुत सारी बातें हैं जो कि मोदी साहब के लिए बड़ी मुश्किल है। लेकिन एक जो ईवीएम की बात हो रही थी राजीव जी, अभी चर्चा उस पर हो रही थी सुप्रीम कोर्ट पे जी, 40,000 रुपीज ईवीएम के इंस्पेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन मांग रहा है। 40,000? हाँ, एक बार के इंस्पेक्शन के लिए, एक मशीन के जी। वो मशीन की लागत ही 28,000 रुपए। अब आप सोचिए, ये तो इलेक्शन कमीशन के दस्तावेज में है कि वो मशीन कितने में खरीद रहे हो। प्रशांत जी, एक कैंडिडेट बेचारा लड़ता है चुनाव, खूब पैसे खर्च करता है, फिर वो हार गया, उसके बाद वो एक ईवीएम की रिकाउंटिंग या जो भी चेक करवाना है उसके लिए 40-40 हजार रुपए देगा। तो फिर वो घर द्वार बेच के तो पहले ही, और मतलब ये मैं ईमानदार नेताओं की बात कर रहा हूं, बेईमानों की बात नहीं कर रहा हूं, ना ही करोड़पतियों की अरबपतियों की बात कर रहा हूं। तो कैसे करेगा वो? फिर पॉलिटिक्स छोड़ दे, यही होगा। और जो चल रहा है डिक्टेटरशिप चलेगी। हाँ, मान लीजिए कि 500 ईवीएम लगी हुई है कंस्टिट्यूंसी में, तो आप सोचिए कि वो कितने पैसे देगा, और वो किस काम के लिए देगा? मॉक पोलिंग के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने, जब हम लोग ये चल रहा था मुकदमा, हम लोग रोज लाइव कर रहे थे राजीव जी, उस वक्त एक बात और आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो लैपटॉप भी सील होगा जिस लैपटॉप से डेटा
ट्रांसफर हो रहा है, सिंबल ट्रांसफर हो रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन क्या ये सब चीजें करता है? और अगर ये करता है तो इसका फायदा क्यों नहीं आ रहा है सामने? राजीव कुमार को एक काम और कर देना चाहिए था। अगर वो इतना ही बीजेपी को सहारा दे रहे थे तो एक काम और कर दे। अभी टाइम भी उनके 2-4 दिन है रिटायरमेंट के। एक काम वो कर दे कि खराब ईवीएम से सिर्फ कमल का फूल न निकले, साइकिल भी निकले, हाथ भी निकले, और भी सिंबल निकले, हाथी भी निकले। क्योंकि आप देखिए पिछले 10 साल में, 15 साल में, जब से ये ईवीएम का विवाद चल रहा है, कोई भी ईवीएम जब खराब होती है मुझे समझ में नहीं आता है कि उसमें से कमल का फूल ही क्यों निकलता है। कि आप साइकिल दबाइए तो कमल का फूल निकलता है, हाथ दबाइए तो कमल का फूल निकलता है। कभी कमल का फूल दबाने पर साइकिल क्यों नहीं निकलती? कभी आपने ऐसा खबर पढ़ी, आपने कभी सुना आपने ऐसा कि ईवीएम की जांच हो रही थी और मॉक पोलिंग हो रही थी और मॉक पोलिंग में बटन हाथी पर दबाया गया और कमल का फूल निकल गया? हमने तो आज तक सुना नहीं। तो ये हमेशा कमल का फूल ही क्यों निकलता है खराब ईवीएम में? ये सब चीजें इशारा करती है कि कहीं कुछ गड़बड़ है जिसका निदान होना चाहिए, जिस कंफ्यूजन का, जिस डाउट का निदान होना चाहिए। क्योंकि अगर ईवीएम की विश्वसनीयता पे सवाल उठते हैं तो वो सवाल बस वाजिब सवाल है। बिल्कुल जी राजीव, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, विश्वसनीयता है। और विश्वास आखिर कैसे हो? क्या या ये मान लिया जाए कि ये पूरा का पूरा मॉडल जो है वो इजाद कर लिया गया, एक नए मॉडल में चुनाव हो रहा है जहां हम जब चाहेंगे तो जीतेंगे, जिन राज्यों में नहीं चाहेंगे नहीं जीतेंगे, जिन राज्यों में चाहेंगे वहां जीत जाएंगे। 27 साल बाद दिल्ली मुझे जीतना था तो मैं जीत लिया। हमको उधर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, शायद कल आप लोगों में से किसी ने इस बात की चर्चा का जिक्र छेड़ा भी था कि महाराष्ट्र में तीनों साथ चुनाव लड़े, उसके बाद भी बंपर हार हो गई महाविकास अघाड़ी की। और यहां नहीं, साथ में अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ नहीं लड़े, तब भी हार गए, और कहने के लिए कि कांग्रेस पार्टी ने हरवा दिया। यहां साथ लड़ते तब भी हार जाते। अगर महाराष्ट्र मॉडल है तो आप पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन लेके आ जाओ तब भी हार जाओगे। अब सवाल यह आएगा कि 240 और पे कैसे सिमट गए? इसलिए क्योंकि पूरे देश का था। जो मॉडल है, जिस मॉडल की बात प्रशांत जी परसों हम लोग कर रहे थे, पंकज चतुर्वेदी जी भी थे हमारे साथ में, और जो बात हो रही थी, जब आप पूरा का पूरा 4-4 लाख और उधर 39 लाख महाराष्ट्र में इतने वोटर अगर आप बढ़ा दिए जाएंगे, तब तो जैसा चाहेंगे वैसे ही होगा। उसमें भी विधानसभा का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव नहीं है। प्रोफेसर रविकांत जी, ये देखिए, ये तो तमाशा चल रहा है, प्रहसन है केवल। और चुनाव आयोग जिस तरह से पूरा बेशर्मी लाद करके बीजेपी के लिए काम कर रहा है, अब ये कुछ कहने की, और मुझे लगता है कि इसमें कुछ अब हर्ज है ये सब स्वीकार करना। और एक बार नहीं, हम लोग तो उससे पहले, राहुल गांधी से भी पहले इस बात को रेखांकित करते रहे कि जो पैटर्न है बीजेपी का, एक तो वोट डिलीशन का, फिर वोट जोड़े जा रहे हैं, और उसके बाद जहां वोटर पहुंच रहा है वहां, आप देखिए, जहां माइनॉरिटी वोटर्स होते हैं, जहां दलित पिछड़े और खास करके जो विपक्ष को वोट करने वाले होते हैं, वहां ईवीएम जरूर खराब होती है। किसके निर्देश पर होती होगी और कैसे चलता होगा ये सब जानते हैं। और फिर अचानक काउंटिंग होगी तो काउंटिंग स्लो हो जाती है कभी कभी। लोकसभा चुनाव में हम लोग देख रहे थे। तो चुनाव आयोग कतई निष्पक्ष नहीं है, कतई। मतलब उसमें अब हम ये कहें कि नहीं साहब 10% तो निष्पक्ष है, बाकी गड़बड़ है, नहीं, ये 100% वाला खेल है। जो भूमिका अदा कर रहा है चुनाव आयोग, वो एक तरह से लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए और इस चुनाव आयोग को मजबूत करने में टीएन शेषन जैसे लोगों का कितनी बड़ी भूमिका रही है। लोग आज भी उनको याद करते हैं, राजीव कुमार को भी लोग याद करेंगे। 2014 में 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 2014
कि कैसे आपने डेमोक्रेसी को कमजोर किया, चुनाव आयोग को कैसे पिट्ठू बना करके रख दिया। एक नेता के लिए, एक पार्टी के लिए आप काम कर रहे थे। ये सवाल तो उठते ही रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जरूरत इस बात की है कि इन सवालों को बिल्कुल पब्लिक के बीच में ले जाया जाए। जब तक जन दबाव नहीं होगा, केवल विपक्ष के बोलने से अब काम नहीं चलता, क्योंकि ये बेशर्म लोग हैं। जब नेहरू जी का दौर था या उसके बाद का दौर था, तो चाहे वो लोकसभा हो या राज्यों की विधानसभाएं हो, विपक्ष का एक नेता हो या दो नेता हो, जब वो बोलने के लिए खड़े होते थे तो पूरा सत्ता पक्ष चुपचाप बैठ करके सुनता था। कहीं कोई गलती रहती थी, कोई नीति गड़बड़ होती थी तो सुधारने की कोशिश करता था। भाई चूक तो होती है, सबसे ही होती है, लेकिन अब लोकसभा में क्या है आपने देखा ना, अभी खड़गे जी बोल रहे हो, खड़गे जी है ही नहीं सीन में, केवल उनकी आवाज आ रही है। दिख कौन रहा है? धनखड़ साहब। राहुल गांधी बोलेंगे तो आधे समय राहुल गांधी की फोटो नहीं होगी, वो बीजेपी के लोगों की तरफ कैमरा होगा, वो कैमरा होगा स्पीकर की तरफ। और मोदी जी जब बोलेंगे तो मजाल है कि 1 मिनट के लिए भी कैमरा इधर से उधर हो जाए। तो जरूरत इस बात की है, और जब वो सवाल उठने लगते हैं तो वहां शोर होने लगेगा। धनखड़ साहब खुद ही बोलना शुरू हो जाते हैं। कभी आपने स्पीकर को ऐसे बोला है कमेंट्री करते हुए? अब वो स्पीकर है कि कमेंट्रेटर हमें ज्यादा लगते हैं, कई बार वही व्याख्या करना शुरू हो जाते हैं। नहीं हम ही बताए देने। अरे साहब आपका काम नहीं है, आपका काम है लोकसभा में पूरे बहस को संचालित करना। इसलिए जरूरत इस बात की है कि लोगों के बीच में इस बात को लेकर के जाया जाए कि चुनाव आयोग किस तरह से धांधली कर रहा है और इससे निपटने के उपाय क्या है। इनकी तरह से ही सोचना पड़ेगा। अब मैं आपको एक बड़ा मजेदार घटना बताता हूं। लोकसभा चुनाव में आप हम सबको याद है 7 चरणों में चुनाव हुआ था जी, और 7 चरण में से राजीव जी 5 फ्राइडे थे। ये चुनाव आयोग क्या कर रहा था? सब 5 फ्राइडे ही क्यों? अब इसके पीछे मंशा देखिए। मंशा क्या है कि जो साल भर, 2 साल, 3 साल से जो गोदी मीडिया कर रहा है ना, तो जो मुस्लिम समाज है वो नमाज पढ़ के निकलेगा और वोट डालने के लिए जाएगा। गोदी मीडिया के सारे चैनल्स दिखाएंगे कहां? देखिए साहब ये निकले वोट डालने के लिए। जैसे लोकतंत्र इनके ही बाप का है, साहब कोई वोट नहीं डालेगा। तो वो दिखा करके, और मुझे तो लगता है कि हिंदू तो दिमागी रूप से बीमार हो चुका है, उसको बीमार कर दिया इन्होंने कि साहब आप केवल ये दिखा करके कि ये वोट डाल रहा है तो उनको, क्योंकि वो बेचारे दुखी है, चाहते तो वो भी नहीं है, सच्चाई ये है। हम लोग बराबर बात करें, जैसे प्रशांत जी से बात होती रहती लगातार कि जो अपर कास्ट हिंदू है वो पूर्णता भाजपा ही है। ये बात सही है, लेकिन दुखी वो भी है बेचारा। वो नहीं चाहता, वो चाहता है कि हट जाए, बस ये अपने से नहीं हटाना चाहता है। उसको लगता है कि जैसे ये आस्था का सवाल है बीजेपी को हटाना, नहीं हम नहीं करेंगे। तो जैसे ही वो देखता है वैसे ही फिर बिदकना उसका हिंदू बाहर आने लगता है। तो ये कौन तय कर रहा है? चुनाव आयोग तय कर रहा है कि 7 में से 5 फ्राइडे होंगे। अब आप यहां तक पहुंच गए हैं, ये हद है। तो इस तरह के चुनाव आयोग को एक्सपोज करना जरूरी है, और जब तक इनको लोग कायदे से नहीं समझाएंगे और वो उपाय करना जरूरी कि उसका उपाय क्या होगा, तब जाकर के मुझे लगता है निजात मिलेगी। अगर हम ये सोचते कि नहीं साहब ये सुधर जाएंगे, तो वो गांधी जी का दौर चला गया, और ये गांधी जी भी बहुतों का हृदय परिवर्तन नहीं कर पाए थे। इनका हृदय परिवर्तन नहीं होगा। ये उस तरह के लोग हैं राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, हृदय परिवर्तन। और शायद गांधी जी आज के दौर में होते तो वो भी कुछ और, सत्याग्रह की जगह कुछ और सोचते। वो भी समझते कि जिन अंग्रेजों के सामने सत्याग्रह के दम पर और देश को आज़ादी दिलवा दी, आज देश के ही लोगों के सामने अभी देख लीजिए डल्लेवाल की क्या हालत हो गई। अग्रवाल साहब थे पानी वाले, उनकी मौत हो गई।
तो आप सत्याग्रह भी अब नहीं कर सकते। आप भूख हड़ताल पे बैठ जाइए, वर्षों आप बैठे रहेंगे, आप मर जाएंगे, कोई सुध लेने नहीं आएगा। इसलिए वो भी अब सोचना पड़ेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रोफेसर रविकांत जी। अमलेंदु उपाध्याय जी। बिल्कुल राजीव जी, अब समझ आई नहीं कि आप जो है अनशन कीजिए या कुछ कीजिए और कोई आपकी सुन लेगा, क्योंकि जो चलने वाले तो चलिए किसान आंदोलन कर रहे थे, किसानों के लिए कर रहे थे, लेकिन जो स्वामी सानंद और स्वामी नित्यानंद की जान गई है वो तो गंगा माँ की शुद्धता के लिए गई है। और वो स्वामी आनंद तो पहले इन्हीं के आदमी थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय भी आमरण अनशन कर चुके थे, उनको उठवाया गया था, तुड़वाया गया था उनका। तो जब ये स्थितियां बन रही हैं तो आप कैसे ये कोई आशा कर सकते हैं कि ये सब इस समय कोई आप बात कर सकता है कि सब गांधी के रास्ते। वैसे भी राजीव, जब गोडसे के पुजारी जो हैं वो सत्ता में हो तो आप कैसे बात कर ये उम्मीद कर सकते हैं कि गांधी के रास्ते से आपको यहाँ कुछ मिल सकता है। तो ये तो गोडसे के पुजारी हैं, इनके मन में गोडसे, इनके मुंह पर गांधी है, मन में गोडसे है सबके। लेकिन अब वो समय आ रहा है कि ये धीरे धीरे खुलकर ये भी करने लगे कि नहीं, गोडसे इनके मुंह पर भी है। बस इतना ही बचा है कि मुंह पर आना बाकी है गोडसे का। वो तो अगर अंतरराष्ट्रीय दबाव ना हो तो ये तो कब के गोडसे को जो प्रतिभा जो संसद भवन में लगा दें, और कल को लगा भी देंगे तो कौन रोक लेगा जी। अगर मान लीजिए कल को गोडसे को भारत रत्न दे दे कि गोडसे भारत रत्न, तो कौन रोक लेगा? तमाम को दिया गोडसे के शिष्यों को। तो इसलिए जो है ये कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इनको ना इस देश के राजीव जी संविधान से तो खैर लेना देना है ही नहीं, इनको इस देश के लोकतंत्र से भी लेना देना नहीं है। और ये आजादी के सबसे बड़े दुश्मन थे। आजादी की लड़ाई के आंदोलन में अंग्रेजों के साथ खड़े हुए थे इनके पुरखे जो थे, सब सांस्कृतिक पुरखे जो थे। तो इसलिए इनसे अब कोई बात की नहीं जा सकती। और जो संविधान बदलने का मसला है वो तो इनका कोर एजेंडा रहा है। संविधान जब बन रहा था तब इन्होंने संविधान का विरोध किया था। पंडित नेहरू, डॉक्टर अम्बेडकर के पुतले जलाए गए थे, तिरंगा झंडा जलाया गया था, तीन रंग अशुभ होते हैं ये कहा गया था। और डॉक्टर जो इनके जो कहे जाते हैं गुरु जी परम पूज्य गोलवलकर साहब, वो 22 अगस्त 1947 को पंजाब का जो फगवाड़ा है वहां खड़े होकर कह रहे थे कि जो लोग अभी जश्न मना रहे हैं आजादी का, यही अंग्रेजों से कहेंगे कि लौटकर आ जाओ और देश संभाल लो। तो ये तो इंतजार कर रहे थे कि जिनके हाथों में सत्ता आ रही है, यानी देश जो आजाद हो रहा है, ये फेल होंगे, लौटकर अंग्रेज फिर यहाँ कब्जा कर लेंगे। तो तब ये कामयाब नहीं हो पाए थे। तो आज ये जो है अंग्रेजों के काम पूरे कर रहे हैं। तो ये काले अंग्रेज जो है राजीव जी, ये देश को गुलाम बनाने की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। अब गए हैं अमेरिका, तो वहां भी जाकर अब ये वही काम पूरे करेंगे जो अंग्रेज जो की सत्ता में रह गया था उसको पूरा करने के लिए पा गए। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेसर रविकांत जी, आप लखनऊ में हैं और उधर इलाहाबाद, इधर वाराणसी, कहें तो लगभग बीच में, और ये लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। कम हो गई क्या? क्योंकि कल शायद माघ पूर्णिमा कल है, शायद लाइनें खत्म हो गई क्या? अव्यवस्था जो थी वो सब ठीक है? उधर महाकुंभ की बात कर रहा हूं मैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो वही स्थिति है। बल्कि मुझे कल सोनभद्र एक कार्यक्रम में जाना है, लेकिन मैंने वो टाल दिया कि अगर वहां फंस गए तो आप 5 घंटे 10 घंटे निकल नहीं सकते। हालात यह है, मैंने पता किया कि रायबरेली से आगे बनारस तक आप कैसे पहुंचेंगे और बनारस से फिर आप किस तरफ से जाएंगे। स्थितियां बेहद खराब है। लेकिन अब हम तो ये भी नहीं कह सकते कि भाई जो कुंभ जा रहे हैं वो ना जाए। भाई एक बाबा तो कह रहा है कि वहां जो मरे नहीं है वो मोक्ष मिला है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को मोक्ष ही पाना हो, लेकिन आप सिर्फ यहां नहीं, कल कानपुर में 5 घंटे तक हाईवे जाम रहा है। कानपुर में बहुत दूर दूर से गाड़ियां आ रही हैं, बंगाल से, हर प्रांत से लोग आ रहे हैं, क्योंकि आपने बुलाया है, वादा किया है, 100 करोड़ लोगों का इंतजाम है। लेकिन सच्चाई यह है कि 20-20 घंटे लोग खड़े हुए हैं, पार्किंग एरिया में खड़े हुए हैं, सड़कें जाम हैं। और मुझे लगता है कि बेहतर यही है कि जो जहां है वहां रहें। और इसीलिए कल मैंने कार्यक्रम में जाना रद्द कर दिया, उनसे माफी मांग ली कि मैं नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि ये स्थिति है ही नहीं कतई कि आप स्मूथली वहां पहुंच जाए, समय से पहुंच जाए। कोई भरोसा नहीं कि आप कहां पे 5 घंटे आप ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। सच्चाई ये है। बाकी सरकार तो काम करी, मीडिया तो है ही उनके पास, ये सब नहीं दिखाना है। अभी हो जाने दीजिए, जब ये महाकुंभ समाप्त हो जाएगा उसके बाद आप रील्स देखिएगा कि साहब प्रयागराज में तो स्वर्ग था, सरयाम वहां तो क्या क्या चल रहा था।
सब कुछ चंगा सी। और जो अभी अमरेंद्र जी ने कहा गुलाम बनाने का, तो अभी कितने दिन गुजरे हैं, क्या दृश्य देखा हमने। उन कितने लोग थे जो अमेरिका से लौटे थे, पांव में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां। अब क्या और कुछ रह गया है बाकी देखने के लिए? ये गुलामी का मंजर नहीं है क्या? बड़ा भयावह है। लेकिन लोगों की आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई है वो कब खुलेगी? हालांकि मुझे लगता है कि आज 80% लोग सचेत हैं और नहीं चाहते हैं सरकार को। अब सारा खेल वहां से चल रहा है, इसलिए बहुत जल्दी ये भी खत्म होगा। लेकिन प्रयागराज जाने के रास्ते सब लॉक हैं राजीव जी। और मैं अब यही कह सकता हूं भाई, मैं लखनऊ बैठा हूं, मैं देख रहा हूं, तो अगर घर में ही स्नान कर लें और जो भी अपनी आस्था के जरिए पूजा पाठ करना चाहे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कल रविदास जयंती भी है जी। और रैदास ने जो कहा था कि मन चंगा तो कटौती में गंगा जी। तो हम लोग तो खैर उस विचार के व्यक्ति है कि जहां है वही राम तो दिल में है ना आपके, कहां खोजने के लिए निकला है। तो ये भटके हुए लोग हैं, लोग भटकाने पे लगे हुए हैं, क्या करिएगा, चल रहा है तो चल रहा है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखत नाही। ये है जो आप कह रहे थे और सही है। कल संत रविदास की जयंती है और मन चंगा तो कटौती में गंगा। आप अपने घर में गंगा मानकर स्नान कर लीजिए। अगर आपको महाकुंभ जाना है तो अभी उससे बचिए, क्योंकि सरकार ने कहा है कि आइए, लेकिन आप आएंगे तो हम अंदर तक जाने नहीं देंगे, रास्ता ब्लॉक करके रखा है। ये भी ये बड़ा अजीब है, अजीब स्थिति है। प्रशांत जी कुछ जोड़ रहे हैं? नहीं, योगी जी कह रहे हैं आइए और पुलिस कह रही है कि जाइए। कितने ही वीडियो देखे जिसमें कि पुलिस वाला लाउड स्पीकर में कह रहा है कि आप आगे मत जाइए, यहीं से वापस हो जाइए। प्रयाग से इलाहाबाद से 100-200 किलोमीटर पहले की सड़कों पे लंबी लंबी कतारें हैं। ये भी एक विश्व रिकॉर्ड है, इतना लंबा जाम दुनिया में कहीं नहीं लगा। ये है विश्वगुरु रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड है विश्वगुरु। विश्वगुरु हमारे वहां हैं अभी अमेरिका पहुंचने वाले हैं और फिर उधर से जो बातें होंगी आप तक तो हम पहुंचाएंगे ही। लेकिन इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। जरा अपडेट चाहिए था महाकुंभ को लेकर, इसलिए आप लोगों से ये बात भी, क्योंकि संविधान और सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम, ये दोनों के मामले पे हम लोग आज बात कर रहे थे। और इसके बाद और भी बहुत सारी जानकारियों के साथ रोज तो हम इस कार्यक्रम में आप लोगों के बीच आते ही हैं और खरी खरी बातें करते हैं, सीधी टू द पॉइंट, न्यूज पॉइंट में हम बात करते हैं। आज भी वही कर रहे थे। किसी को अगर हमारी बातें आहत करती हो तो उनसे कहेंगे कि आप क्या करेंगे, बंद कर दीजिए देखना, और क्या कर सकते हैं। क्षमा तो नहीं मांगूंगा, क्योंकि ये यहाँ क्षमा मांगने वाली बात है ही नहीं, बंद कर दीजिए। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया शकील जी, प्रोफेसर रविकांत जी और अमलेंदु उपाध्याय जी साथ में जुड़े थे, प्रेम कुमार जी, आप सब। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा भी कि इस परिचर्चा पर आपकी क्या राय है। धन्यवाद।